जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज जैसा कि आप लोगों को हम बोले थे, आज के दिन आप लोगों को हम हिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। हिस्ट्री का 12th जो आर्ट्स वाले जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी को हम आज आर्ट्स वाले हिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर होने वाला है आपका प्राचीन इतिहास का। ऐतिहासिक काल को ऐसे बात किया जाए तो हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पे, उसका हम अगला लेक्चर में बात करने वाले हैं। पहले हम बात समझेंगे इतिहास को, ठीक है। इतिहास को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। इतिहास है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है प्राचीन इतिहास, प्राचीन जिसमें हम पुराने चीज़ों का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना, प्राचीन इतिहास। और दूसरा होता है मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। फिर जो आखिरी हमारा होता है आधुनिक इतिहास, जिसमें आधुनिक चीज़ों का अध्ययन करते हैं हम, आधुनिक इतिहास, ठीक है। अब बात करने वाले हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास है जिसके जो प्राचीन समय का जो प्राचीन चीज़ जितना भी चीज़ है जिसके बारे में हम लोग जानकारी करते हैं तो वह प्राचीन इतिहास कहलाता है। और समय के अनुसार ये बांटा गया है, ठीक है ना, कि जैसे इतना से लेके कुछ एक बुक में रखना सही बात नहीं है। इसको तोड़ तोड़ के सब अलग अलग कर विभाजित कर दिया गया है ताकि इसको अध्ययन करने में आसानी हो, ठीक है। जैसा हो गया प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। जो हमारा जो पहला चैप्टर है ईंट एवं मनके एवं अस्थियाँ, है ना, ईंट मनके एवं अस्थियाँ, ठीक है। जो हमारा जो चैप्टर है पहला 12th में, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हिस्ट्री में हम लोग को 3 चैप्टर पढ़ना है, 3 बुक पढ़ना है, ठीक है ना। आप लोग के एनसीईआरटी में 3 बुक पढ़ना है। बात समझ में आ गया। और जब 3 को पढ़ना है तो पहला चैप्टर हम बोल रहे हैं ईंट मनके एवं अस्थियाँ, जिस पे आज बात होने वाले हैं, जो कि आपके प्राचीन इतिहास में आता है। प्राचीन इतिहास के बारे में बताने वाले हैं जो कि प्राचीन इसमें आएगा, ठीक है। मध्यकालीन जब हम दिल्ली सल्तनत, किसकी बात करेंगे, दिल्ली सल्तनत, मुगल सल्तनत, जितना भी चीज़ की बात करेंगे हम ये प्राचीन मध्यकालीन में बात करने वाले हैं। क्या चीज़ में बात करने वाले हैं, मध्यकालीन इतिहास में। और जो आधुनिक जो अंग्रेज वगैरह हो गया, ठीक है ना, अंग्रेज वगैरह जितना भी मैंने शासन किया, शोषण किया, जितना भी प्रक्रिया किया है भारत में आके, चाहे कैसे आया नहीं आया, सब चीज़ का अध्ययन हम इसको आधुनिक इतिहास में करेंगे, ठीक है। और इसके बात करेंगे अंग्रेज कब से कब, तो फिर समझिएगा कि लगभग 200 वर्षों तक शासन किया है अंग्रेज भारत पे, ठीक है। अब बात करने वाले हैं ईंट मनके एवं अस्थियाँ, जो कि आप लोगों का चैप्टर होने वाला है। उससे पहले हम इतिहास की बात करने वाले हैं कि इतिहास है क्या, ठीक है। इतिहास है क्या, ठीक है ना। इतिहास की बात की जाए कि इतिहास क्या है। इतिहास जब आप पिछले अतीत चीज़ों का अगर अध्ययन करते हैं वही हमारा इतिहास कहलाता है। जैसे अगर पुराने चीज़ों का अध्ययन आप कर रहे हैं, ठीक है, कि पहले क्या हुआ था नहीं हुआ था उसके बारे में आप जानकारी रख रहे हैं, तो आप भी एक इतिहासकार हैं। लेकिन ये बड़े मुद्दा पे होता है, कम मुद्दा पे होता है, ठीक है ना। बड़े बड़े इतिहासकार काफ़ी बड़े बड़े खोज कर चुके होते हैं और आप लोग छोटे मोटे, ठीक है ना। अब बात करने वाले हैं इतिहास का। इतिहास को तो आपको बता दें कि समय के अनुसार 3 को बांटा गया है ना। और इतिहास में जो हम पहला चैप्टर पढ़ाने वाले हैं ईंटे मनके एवं अस्थियाँ। देखिए, इससे पहले हम एक बात ये बताना चाहते हैं, इतिहास को इंग्लिश में हिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, हिस्ट्री कहने आते हैं, ठीक है। हिस्ट्री जो शब्द आता है, इतिहास जो शब्द आता है, हिस्टोरिया नामक शब्द से आता है। किससे आता है, हिस्टोरिया, ठीक है। हिस्टोरिया नामक शब्द से आता है। हिस्टोरिया एक ग्रीक शब्द है। क्या है, ग्रीक शब्द है। जिस प्रकार आप लोग को हिंदी, संस्कृत, मैथिली, ये सब भोजपुरी, ये सब जो सब भाषा है, उसी प्रकार से एक दूसरे देश का ये भाषा है, ठीक है ना। हिस्टोरिया जो ग्रीक भाषा है, कौन सा भाषा है, पूछते लिखते चलिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ग्रीक शब्द है, ठीक है ना।
अगर बात किया जाए कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, इतिहास का पिता, ठीक है, हेरोडोटस, नाम तो सुने ही होंगे, हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, ठीक है। अब आपका जो बेसिक था, जो बात था, जो कि हम आप लोगों को बता चुके हैं, ठीक है ना। अब बात करने वाले हैं चैप्टर में, चैप्टर में चलिए चलते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। जैसा कि हम आप लोगों को बोल चुके हैं कि आज हम प्राचीन इतिहास के पहला चैप्टर, जो कि 12th में पहला चैप्टर है, ईंट, मनके एवं अस्थियां, ठीक है, ईंट, मनके एवं अस्थियां। ईंट, मनके एवं अस्थियां। अब ये जो हमारा चैप्टर है, अब इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। पहले हम चैप्टर समझेंगे कि क्या कहना चाहता है, ठीक है। जब तक आप समझिएगा नहीं, जब तक कि आपसे चैप्टर कंप्लीट नहीं हो आएगा, ठीक है ना। अब बात आया ईंट का। ईंट अगर नहीं जानते तो जो आपका जो घर का निर्माण होता है, जो ईंट के द्वारा होता है, ईंट का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। एक चीज़ से घर का निर्माण नहीं किया जा सकता है, इसलिए यह प्रमुख है, ठीक है ना, इसकी आवश्यकता का बहुत जरूरी होती है। अब मनके, मनके का अर्थ होता है कि वैसा वस्तु, छोटे छोटे वैसा वस्तु जिससे आभूषण बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? आभूषण बनाए जाते हैं। एक तरीके से गोल आकृति, क्या होता है? गोल आकृति की तरह होते हैं, जिसको बोलचाल की भाषा में मोती कहते हैं। क्या कहते हैं? मोती। ईंट, मोती एवं अस्थियां। अस्थियां की बात अगर नहीं जानते हैं तो अस्थि, जब कोई आदमी डेथ करते हैं, मरते हैं, उसके बाद क्या होता है ना, उसके अस्थि होता है, जो बचा कुछ अवशेष को क्या कहते हैं? अस्थि कहते हैं, ठीक है ना। तो वही पढ़ना है आप लोगों को, ईंट, मनके एवं अस्थियां, यानी बचा कुचा अवशेष, जो कि हमारा जो बेहतरीन चैप्टर होने वाला है। इसके अंदर कई टॉपिक पढ़ेंगे। पहले नंबर इसका व्यवस्था क्या था, रहन सहन क्या था, पहनावा क्या था, धार्मिक स्थल पे क्या था, सांस्कृतिक स्थल पे क्या था, और इसके बात करेंगे इसके विलय के बारे में। इसका मुख्य रूप से आप लोग को पढ़ना है सिंधु सभ्यता के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़नी है, ठीक है ना, सिंधु सभ्यता। उससे पहले हम एक बात बताना चाहते हैं, क्योंकि ये कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है ना। 11th क्लास का एक ये जो है, अगर मानव का उद्भव माने जहाँ मानव सबसे पहले आया, कहाँ आया? अफ्रीका। बात करने वाले कहाँ आया था? अफ्रीका सबसे पहले आया। लेकिन अगर सबसे पहले सभ्यता की बात किया जाए, कहाँ की सभ्यता, तो सबसे पहले सभ्यता भारत आया। कहाँ आया? भारत। आप एक गाना सुने होंगे, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, तब दुनिया को गिनती आई, सभ्यता जहाँ पहले आई। ठीक उसी प्रकार सभ्यता कहने का मतलब सभ्यता, समझ में आ रहा? सभ्यता भी सिखाएंगे क्या होता है सभ्यता, ठीक है ना। अब बात करने वाले हैं कि सभ्यता सबसे पहले कहाँ आया? भारत में आया। अब बिना वक्त जाए किए हम आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसमें जो पूरी चर्चा होने वाले सिंधु सभ्यता, सब लोगों इससे परिचित नहीं थे। कुछ जगह पे खोज हुआ था, ठीक है। किसका खोज होगा? घर। जैसे आज से पुराना आप रह रहे हैं कहीं पे, अगर आप घर बनाने के लिए उसको नीचे खुदाई करवा रहे हैं, ठीक है, ठीक है ना। जब आप खुदाई करवा रहे हैं उसके दौरान आपको कोई ऐसा चीज़ मिल जाए जिसको पुरातत्व विभाग जितने होते हैं उसको पता चले कि हाँ कि क्या है, उसको नीचे कुछ मिला है, तो तुरंत देखते हैं, पुलिस आ जाता है ना। ठीक उसी प्रकार से अब जब आप लोगों को पता चलता है कि नीचे कुछ ना कुछ है, उसी प्रकार से खुदाई अगर जारी रखते हैं तो आपको पता चला कि नीचे एक किला था। क्या था? किला। तब उसके बारे में आप जानकारी देंगे। जो पुरातत्व शास्त्री आएंगे उसका नामकरण करेंगे कि क्या नाम होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार इसका नाम सिंधु सभ्यता इसलिए पड़ा था क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे सभ्यता थी। क्या थी? सभ्यता, यानी जहाँ पे बस्तियाँ हो। क्या हो? बस्तियाँ, शहर जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। सभ्यता यानी शहर, सिंधु सभ्यता, समझ में आ रहा है? यानी सिंधु नदी पे बसे हुए वैसे शहर को क्या कहते हैं? सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है।
अब बात करने वाले सिंधु सभ्यता शुरू में नाम था, लेकिन बाद में इसका नाम बदल के हड़प्पा सभ्यता का किया गया। क्या किया गया? हड़प्पा सभ्यता किया गया। हड़प्पा सभ्यता कर दिया गया। मेन दिक्कत है ये हड़प्पा जो कि भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में है, वर्तमान में पाकिस्तान में है। लेकिन पहले जब भारत विखंडित नहीं था, यानी अलग अलग देश में बटा हुआ नहीं था, तब वो क्या था? भारत में था। क्या था? भारत में। हड़प्पा सभ्यता जो थी काफ़ी डेवलपमेंट, जो आजकल के हाईटेक शहर के जैसा तो नहीं, लेकिन उससे पुराने ज़माने में उससे हाईटेक शहर कोई नहीं था। बात समझ में आया? जो हड़प्पा सभ्यता है उसके बारे में जानकारी, हड़प्पा सभ्यता की खोज राखाल दास बनर्जी, सॉरी, इसका खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा खोज किया गया हड़प्पा सभ्यता का, जो कि भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में स्थित है। इसके कई अवशेष, कहने का मतलब जब वहाँ पे सभ्यता का खोज हुई थी ना, तो वहाँ पे जैसे होना चाहिए बहुत बड़ा, ऐसा तो नहीं सभ्यता छोटी थी एक दीवार की टाइप थी, नहीं ना, वहाँ पे थी बहुत सारा। लेकिन वर्तमान में पाकिस्तान में क्या किया गया, वहाँ पे रेलवे लाइन बिछा देने के कारण वहाँ पे कई चीज़ ध्वस्त हो गई है, माने टूट चुकी है। ठीक है ना। अब बात करने वाले उससे पहले, ये जो दयाराम साहनी है ये पुरातत्व शास्त्री है। क्या है? पुरातत्व शास्त्री। यानी पुरातत्व मतलब क्या होता है? पुरातत्व का मतलब ये होता है कि आप लोग पुरानी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। जिस प्रकार जैसे मान लीजिए हमको कुछ सिक्का मिला, ठीक है, पुराने ज़माने का, जब उसके हम अध्ययन करके वहाँ पे कुछ जैसे हो गया सौ का स्तंभ बना हुआ है, तो हम उससे पता चलाते हैं करते हैं कि ये किसका शासनकाल का है? राजा अशोक, द ग्रेट अशोका के शासनकाल का सिक्का है, जिसके बारे में हम पता करते हैं, या तो म्यूजियम में रखवाते हैं या तो कोई रहता है तो रख लेते खुद से। ठीक है ना। ये जब बात पता चलता है दयाराम साहनी को 1921 ईस्वी में इसका खोज किया गया। ठीक है। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ पे हड़प्पा नामक स्थान पे यह जगह मिला था। क्या मिला था? हड़प्पा नामक स्थान पे, पाकिस्तान में एक जगह है हड़प्पा, जहाँ पे इसका खोज किया गया, जिसके कारण से इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। अब बात करते हैं कि ये हड़प्पा सभ्यता ही क्यों बार बार मतलब कह रहे हैं कि नदी के किनारे होता है। एक बात याद रखिएगा, जितनी भी सभ्यता डेवलप हुई है वो नदी के किनारे हुई है। कहाँ हुई है? नदी के किनारे हुई है। कारण इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो मतलब कि नदी के किनारे क्यों डेवलप किया गया, अब बात करने वाले हैं कारण। ठीक है। जैसे आप लोग को पहले पता होना चाहिए कि पहले मोटर गाड़ी नहीं थी। सबसे ज़्यादा आवागमन यानी व्यापार वगैरह की सिलसिला की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा नाव के द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा किया जाता था? नाव के द्वारा। जब अगर आप नाव के द्वारा करते हैं तो वहाँ पे पानी का होना अति आवश्यक है। इसलिए जितनी भी सभ्यता की बात किया जाए, सिंधु सभ्यता हो गया, मोहनजोदड़ो सभ्यता हो गई, जितनी भी सभ्यता हो गई ना, हाँ, तो वो सब जो नदी के किनारे विकसित थी। क्या थी? नदी के किनारे विकसित थी। ठीक है। अब मेन रीजन इसके पीछे क्या थी? व्यापार में आसानी होता था, है कि नहीं, नाव से अपना लाता था ले जाता था। और दूसरी बात क्या होती थी कि व्यापार में जब जितने भी, जैसे व्यापार तो कब होगा जब आपके पास उतना माने सामान होगा तब ना व्यापार कीजिएगा। अगर आपके पास सामान ही नहीं है तो व्यापार आप किस चीज़ का कीजिएगा। इसलिए सामान को उपजाया जाता था, यानी खेती की जाती थी। कहाँ पे खेती की जाती थी? तो बात कीजिएगा सिंधु सभ्यता जो थी, जब यहाँ पे जैसे बात किया जाए कि यहाँ पे जब कोई नदी बह रही है तो यहाँ पर आसपास के क्षेत्र, ठीक है ना, ये आसपास के क्षेत्र उपजाऊ होती थी। क्या होती थी? उपजाऊ। वहीं पे हमारा जो सभ्यता विकसित होती थी। ठीक है ना, वहीं पे हमारा सभ्यता विकसित होती थी। ये कई दूसरी नदी पे दूसरी सभ्यता विकसित हुई है। मोहनजोदाड़ो जैसे हो गया, समझो हो गया, रावी नदी पे, कोई सिंधु नदी पे विकसित थी। ठीक है। एक बात याद रखिएगा, जितने भी ये उससे पहले कुछ आप लोग को बता देना चाहते हैं। जो सिंधु नदी है, सिंधु जिसको इंडस कहते हैं, ठीक है, जो सिंधु नदी है उसे पंचनद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंधु नदी को, इसको लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, VVI लिख देते हैं, VVI पॉइंट है। सिंधु नदी को पंचनद कहा जाता है। पंचनद
कहा जाता है। कारण की बात किया जाए तो इसके जो सहायक नदी हैं मुख्य रूप से 5 हैं। कौन कौन बात की जाए तो पहला ब्यास नदी, कौन, ब्यास, सतलज, झेलम, कौन सी नदी, झेलम, साथ में बोलते भी चलिएगा, रावी, रावी, फिर 5वां चेनाब, चिनाब होता है, सॉरी, चिनाब नदी। ये सारे मुख्य रूप से 5 नदियां हैं, इसलिए इसे पंचनद भी कहा जाता है। बाकी सब छोटे छोटे सहायक नदी जिसकी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। जब इसके बारे में आप लोग पढ़िएगा, जो सभ्यता जो थी सब क्या थी, आपस में पिछड़े हुए थे। अब हम लोग बात करने वाले हड़प्पा सभ्यता के। मोहनजोदाड़ो जितने भी सभ्यता थी, करीब 250 छोटे बड़े सभ्यताएं थी। कितनी थी, 250 छोटे बड़े सभ्यताएं थी। आप लोग लिख सकते हैं कि सभ्यता जितनी, मैंने कितना सा क्षेत्र था, तो लगभग 250 क्षेत्र, जिसका अभी तक खोज कर दिया चुका है, समझे। कुल मिला के 250 सभ्यता के अभी मन खोज किया गया है। बात किया जाता है इसलिए क्योंकि वहाँ पे कि मन अच्छे से वहाँ पे फसल वगैरह होता था, उपजाऊ मिट्टी होती थी, कपास होती थी, और जितना भी ईंट पकाते पक्के ईंट से बने हुए थे क्या, अब पक्के ईंट से बने हुए होते थे। अब बात करने वाले हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अब उसके नगर निगम, समझे क्या, नगर के बारे में अब खास करके जानकारी लेने वाले हैं कि वहाँ की व्यवस्था कैसी होती थी, कैसी व्यवस्था नहीं होती थी, क्या क्या खामियां थी उसमें, क्या क्या अच्छाई थी, ठीक है। अब बात करने वाले हैं उसके पे विशेष टॉपिक होने वाला है जो हमारा, ठीक है। ये तो सिंधु नदी के बता दिए कि 5 नदियों का मेल से बनता है सिंधु नदी, ठीक है ना। अब बात करने वाला हड़प्पा। हड़प्पा की बात किया जाए, इतना डेवलप थे क्योंकि यहाँ पे पक्की ईंटों, किससे, पक्की ईंटों, जो आजकल हम लोग घर बनाते हैं जिससे पक्की ईंटों से द्वारा वहाँ पे घर का निर्माण किया जाता था। कुछ इस प्रकार घर का निर्माण किया जाता था क्योंकि वहाँ पे देखिए एक सीधा सा सड़क निकलता था। कहाँ निकलता था, सीधा सा सड़क। ये आपस में चतुष्कोणीय होते थे। कौन सा होते थे, यानी चार, जैसे इधर इधर हो गया, हाईटेक सर, ठीक है ना। आजकल बड़े बड़े शहरों के जैसा सड़क का जैसा होता था, ठीक है ना, आकार। ये आपका सड़क है, क्या है, सड़क है, जो कि एक गली आपस में, ये सब गली होते थे, आपस में समकोण पे काटती थी, ठीक है ना। ये देखो समकोण पे काट रही है ना, और इसके बीच में जो होता था घर होता था, ठीक है, इसके बीच घर होता था। इसके बाद छोटी छोटी गली होती थी यहाँ पे, फिर जो कि बड़ी शहर में जाकर मिल जाते, बड़े सड़क में। इस प्रकार विकसित की गई थी जो कि सब आपस में सुव्यवस्थित थी, ठीक है, सब एक जैसी थी। और यहाँ पे नाली की बात किया जाए तो सड़क के किनारे, यानी यहाँ पे, ठीक है ना, जो आजकल हम लोग बांस यूज करते हैं दोनों साइड, ठीक है ना, बांस को बीच में क्या किया जाता था, खोखला कर दिया जाता था। खोखले बड़े बड़े बांस को क्या, पानी निकालने के लिए वहाँ पे अच्छे से नियमित किया जाता था, उसको फिर ढक दिया जाता था चबूतरा के टाइप से, समझे। जिससे क्या होती थी, बाद में जब बात सड़ जाती थी तो उसको समय समय पर चेंज भी किया जाता था। जिस प्रकार आज आप लोग के घर में आसपास में देखिएगा तो सही से उसका क्या होता था, किया जाता था, ठीक है ना। ये जो आपका जो चैप्टर अभी जो पढ़ा रहे हैं ये सिर्फ लेक्चर हो रहा है, ठीक है ना। बाकी इसको लिखाने का काम है, तो हम जो मिलेगा तो बाद में लेक्चर वाले करने वाले हैं। पहले को हम इसको हम अच्छा से डिफिनेशन कर देते हैं। जब ये हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी तो जहाँ की नगर निगम इतनी अच्छी थी कि दूर दूर से व्यापारी व्यापार करने आते थे। बात समझ में आया। उसका साक्ष्य भी मिला है कि व्यापारी दुनिया से आता था कि नहीं। मेसोपोटामिया का सिक्के वहाँ पे मिले गए थे। मेसोपोटामिया में जो सभ्यता में जो सिक्के पाए जाते थे, जो कि हड़प्पा सभ्यता में पाए जाते थे, इन सभी को व्यापार करने के लिए एक अपना, जिस प्रकार आप लोग का लोगो होता है, अपना क्या होता है, लोगो होता है, ठीक उसी प्रकार व्यापार करने के लिए उन लोगों के पास भी अपना लोगो होता था, जो एक सिंह का दाती होता था। आप लोगों के लिए हम एक फिल्म का भी नाम बताने वाले हैं, जो कि आप देख सकते हैं। वहाँ के नगर निगम सब के बारे में चर्चा होने वाला है। अगर उसको आप सीखने के तौर पे अगर पढ़ते हैं तो काफ़ी अच्छा हो सकता है, समझे कि नहीं। जिसका फिल्म का नाम है मोहनजोदड़ो। अगर आप देखना, आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर देखें, उसके बारे में जानें कि क्या था नहीं था। बात समझ में आया। अगर हड़प्पा सभ्यता की बात किया जाए, नगर निगम भी आपके बारे में बता रहा कितना अच्छा था।
वहाँ घर के आंगन में कुआं हुआ करता था। क्या होता था? घर के आंगन में कुआं हुआ करता था। ये सब कैसे पता चला? जैसे कहीं पे कांसे की नर्तकी मिली है, कहीं पे बड़ा सा स्नानागार। स्नानागार कहे का मतलब जहाँ पे आप लोग अभी फिलहाल में बाथरूम कहते हैं। क्या कहते हैं? बाथरूम, जहाँ पे नहाया जाता है, ठीक है ना। ये मत समझिए बाथरूम का मतलब होता है कि हम शौच करने वाला, नहीं, उसको शौचालय इंग्लिश में टॉयलेट कहते हैं, ठीक है ना। बस समझ में आया? बाथरूम उसको कहते हैं जहाँ पे आप लोग नहाते हैं, फ्रेश होते हैं, ठीक है। आप बात करने वाले हैं कि जो अब फ्रेश वगैरह होता है तो उसको बाथरूम कहते हैं। तो वही हिंदी में, शुद्ध हिंदी में स्नानागार कहा जाता है, जिसका भी साक्ष्य मिला है। बात समझ में आया? एक और जैसे बोले कि 250 छोटे मोटे सभ्यताओं की खोज की गई थी। उसमें से एक लोथल है। क्या है? लोथल, जो कि गुजरात में है, जो समुद्र के किनारे बसा हुआ है। वहाँ पे विशाल बंदरगाह का खोज हुआ। अब बात करने वाले बंदरगाह। बंदरगाह किसको कहेंगे? बंदरगाह हम उसको कहेंगे जहाँ पे नाव आके, बड़े बड़े नाव आके रुकती हो, व्यापार करने के लिए रुकती हो, उसको क्या कहते हैं? बंदरगाह कहा जाता है। तो बंदरगाह के बारे में भी आप लोग जान गए, ठीक है। जब बंदरगाह जब जान गए, उससे छोटे छोटे जो सबको आपस में क्या बता रहे, जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई थी, जो नदी के किनारे विकसित हुई थी, समझ में आया? ताकि वहाँ पे खेती की करने में आसानी हो, व्यापार करने में आसानी हो, समझ में आया? उसमें सभी सभ्यताएं में आपस में एक एक राजा हुआ करते थे। क्या होते थे? राजा होते थे शासन करने के लिए, ठीक है। जितना भी राजा होते थे क्या करते थे, वहाँ मुख्य रूप से 2-3 आदमी रहते थे, ठीक है। एक तो पुजारी होता था, एक राजा होता था, और तीसरा किसान होते थे, ठीक है ना। और जो सैनिक वगैरह होता, सैनिक, किसान, ये 3 वर्गों में था। पुजारी वर्ग, राजा वर्ग, माने बहुत अमीर वर्ग होते थे, और एक होते थे किसान वर्ग, जो कि खेती करने का काम करते थे। फिर ऊपर व्यापारी, जिसपे आके किसान उन बेचता था और वो व्यापार करता था। और जो इस राजा के क्या काम था, उसको सुरक्षा देना। क्या? व्यापारी को सुरक्षा देना, बदले में उससे टैक्स लिया जाता था। बात समझ में आया? अगर आप मोहनजोदाड़ो फिल्म देखेंगे तो वहाँ पे भी जानने को मिलेगा कि पहले के लोग भी क्या करते थे, भगवान पे विश्वास रखते थे। और कहीं पे अग्निकुंड, अग्निकुंड का मतलब जहाँ पे आप लोग हवन करते, क्या करते हैं? हवन, उसका भी खोज किया गया है। बात समझ में आया? अब हम इसमें जो अगला जो लेक्चर हम देंगे, उस पर हम आप लोग को बताएंगे ना कि जैसे मोहनजोदाड़ो में क्या क्या हमें हासिल मिला, कौन सी नदी के किनारे विकसित है, इसका जो थी क्या क्या होने वाला है। आज उससे ये आपका क्लास अभी ख़त्म नहीं हुई है, इसके बाद अभी और बताने वाले हैं। हम कह रहे हैं, कहने का मतलब समझिए कि हम जो अगला लेक्चर देंगे उसमें क्या क्या बताने वाले हैं, जो कि कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, कौन कौन से सभ्यता में कौन कौन सा साक्ष्य मिले हैं, कौन कौन सा वस्तुएं मिली हैं, जिससे हमको जानकारी हुई कि हाँ उससे कई हाईटेक शहर हुआ करता था, ठीक है ना। उसके बारे में हमें जानकारी मिली है। किसने कौन कौन सा सभ्यता का खोज की, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। मोहनजोदड़ो की बात करने वाले हैं। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है कि मृतकों का टीला। क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, जहाँ पे मृतकों को बहुत सारा दफनाया जाता है। जिस प्रकार अभी मुस्लिम धर्म में, इस्लाम धर्म में दफनाने की प्रक्रिया सिलसिला चलती है, ठीक उसी प्रकार की किया जाता था कि पहले दफनाया जाता था। क्या किया जाता था? दफनाया जाता था। सभी जगह दफनाया नहीं जाता था, कहीं कहीं पे आधा जला के आधा फेंक दिया जाता था, ठीक है ना। आप बात करने वाले हैं जिस प्रकार मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, वैसी विशेष अलग अलग सभ्यता में अपनी अपनी कहानियाँ थी, जिसके बारे में हम एक एक करके सब के बारे में बताने वाले हैं। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी, किसने? राखलदास बनर्जी, ठीक है ना। राखलदास बनर्जी 1922 ईस्वी में उसका खोज किया गया। अगर बात कीजिएगा, ये जो हड़प्पा सभ्यता जी 3 कोण की थी। कितने थी? जैसे अलग अलग, जैसे भारत का मैप हम बनाते हैं, बात समझिएगा, ये समझने की चीज़ है। ये जैसे हमारा जो भारत का है वो हल्का गलत बन सकता है, ठीक है ना, इस पे ध्यान नहीं दीजिएगा। ये मान लीजिए, उससे हमारा क्या मतलब है, जिधर विकसित है उधर हम बात करने वाले हैं। ठीक है। ये जो इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये जो हड़प्पा सभ्यता जो थी त्रिकोणीय थी। क्या थी? 3 कोनों का। यहाँ पे लोथल थी, ठीक है ना, ये 3 कोनों की थी, यह 3 कोनों का थी। ठीक है। अब बात करने वाला है इसका जो पूरा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 13 लाख किलोमीटर। कितना? 13 लाख
वर्ग किलोमीटर तक की हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी, वर्ग किमी। ये यही मत मानिए, यहाँ से लेके यहाँ भी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश से लेके पाकिस्तान, ये चारों तरफ फैली हुई थी। और अलग अलग में, जैसे उत्तर में है कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में मांडा थी। क्या थी? मांडा। अब इसके विस्तार के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि कितने किलोमीटर में फैली हुई है पहले आप बताइएगा। आप लिख लीजिएगा, लिखते चलिएगा। 13 लाख किलोमीटर में, ठीक है, 13 लाख किलोमीटर में, ठीक है। अब बात करते हैं कि उत्तर क्या होता है? नॉर्थ। उत्तर को क्या कहते हैं? नॉर्थ, जो कि जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर, जहाँ पे मांडा था। कौन सा जगह था? मांडा। इसके बाद साउथ, साउथ में कौन सा? दैमाबाद, दैमाबाद। और इधर क्या हो गया? ईस्ट। इधर क्या होगा? वेस्ट। ये महाराष्ट्र में थे बाबू। कहाँ थे? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक है। ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। अब ये बात करने वाले हैं आलमगीरपुर। कहाँ है? ईस्ट में आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश, यूपी लिख देते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में यूपी। आलमगीरपुर। और जो हमारा वेस्ट यानी पाकिस्तान में है, याद रखिएगा, ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान, पाकिस्तान। सूत का गेंडोर, सूत का गेंडोर। बात समझ आया? ये जो चारों कोनों में फैला हुआ था ये सभ्यता, जिसकी जानकारी हमें अभी तक मिली रही है, इसका भी साक्ष्य मिलता है। क्या पता क्या नीचे क्या विकसित हो, सब नहीं जानते हैं, लेकिन जब उसके बारे में आप लोग पता चलता है, जिसकी आप उसकी लिखते हैं फिर कि हाँ ये यहाँ पाया गया, नहीं पाया गया, इसकी पीछे रीजन क्या था कि यहाँ पे विकसित हुई, ये सब के बारे में जब पता चला, तो जब हम उसका अध्ययन कर रहे हैं, समझ में आया? अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे हो गया हड़प्पा कहाँ है, नहीं है, बात समझ में आया? इस सब की जानकारी हम अगले वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। आज के इस वीडियो अगर आपको हल्का सा भी अच्छा लगा तो इस जो YouTube चैनल है आपका, जो आपको भाई चला रहे हैं, उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तब तक बने रहिए दीक्षा क्लासेस के साथ। जय हिंद।